हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हिंदी के सेकंड पेपर में आपके जो है थर्ड यूनिट में आपके 4 कवि लिए गए हैं भक्ति काल के, जिसमें कबीर है, जायसी हैं, तुलसीदास जी हैं और सूरदास जी हैं। एक रचना आपकी आदिकाल से है जिसमें आपके चंद्रप्रदायी हैं और अमीर खुसरो हैं सेकंड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में जो आपका मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत है, पद्मावत में वैसे आपका जो है मानसरोवर खंड लिया गया है। ठीक है, मानसरोवर खंड मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बीए फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। मानसरोवर खंड में क्या है कि जो पद्मावत है वो आप एक सरोवर है मानसरोवर, तो उसमें वो नहाने जाती है, तो वहाँ का प्रकृति चित्रण किया गया है। चलिए उसके बाद में बताते हैं। पहले आप देख लीजिए कि जो पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, इसके बारे में पहले अच्छे से समझ लीजिए पद्मावत है क्या। ठीक है, तो ये 1540 ईस्वी में लिखा गया था और यह जो है परंपरा का पूर्णतम जो जो चीज़ मैं बताऊंगी उसके आप पॉइंट लिखते जाइए। एक तो पॉइंट आप लिख लीजिए कि 1540 में लिखा गया। ठीक है, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है। तो सिर्फ आपको इसमें लिखना है चित्तौड़ के राजा कौन थे, रतन सेन, और राजकुमारी पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, सिंघल की। ठीक है, अब आते हैं आगे। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इसकी कथा वस्तु आलोचकों ने 2 खंडों में बांटी है, रतन सेन पद्मावती के विवाह तक, फिर पूर्वार्ध भाग व शेष उत्तरार्ध भाग। विभाजित करने हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत व उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना गया है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। जो कहानी पहले की है वो कल्पना पर आधारित है और जो उसके बाद की कहानी है विवाह के बाद की वह ऐतिहासिक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। अब इसमें आगे है कि निष्कर्ष विवादास्पद हो गए, पूर्वार्ध की बात है, ये सब चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट आप इसमें से उठा सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये कथन आप देख सकते हैं। स्वयं कवि ने कहा है कि आदि अंत असी कथ्या अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। इससे यह प्रमाणित होता है कि आदि से लेकर अंत तक जैसी गाथा थी उसे कवि ने हिंदी चौपाई में लिख दिया। जासी को यह कहानी किसी हिंदी तर भाषा में उपलब्ध हुई थी। तो हमें यहाँ पर परिभाषाएं नहीं देखनी है, हमें जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर चेक करने हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती चल रही हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। फिर इसमें बताया गया है कि पद्मावत मूलतः रोचक शैली कथा काव्य है। अब ये जो है कथा काव्य है। ठीक है, महाकाव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया गया है। ये वैसे महाकाव्य की कसौटी में ही आता है, महाकाव्य ही इसको कहा गया है। आगे देखते हैं। इसमें जो है यहाँ से थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट्स लाइनें आपकी बन रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ विद्वानों ने कथा काव्य का महाकाव्य की मूल चेतना पद्धति के सूक्ष्म मंत्र को समझे बिना ही इसे महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास किया। तो ये लाइन तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त उन विद्वानों ने जिनके लिए भारतीयता का आदर्श एकमात्र राम का एक पत्नीत्व व सीता का प्रतिवार्त्य है, इसकी प्रेम पद्धति की सर्वथा विदेशी एवं इसके प्रतिपाद्य को सूफी मत घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर एकमात्र जो है राम जी का प्रेम या पत्नीत्व दिखाया है और सीता का पातिव्रत्य दिखाया है, और तथा शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य में वे सफल होते हैं। आपको मालूम ही है कि शिव जी की वो पूजा करते हैं राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही इस ये जो पद्मावत है इसमें भी कुछ ऐसी ही परीक्षा ली जाती है। पूरी कहानी आपको पता होगी, मैंने एक बार ये करा चुकी हूँ। उसमें जो नायक होता है उसकी शिव पार्वती परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उसकी पद्मावत से वो मुलाकात कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पद्मावती से। ठीक है, पद्मावत तो है पद्मावती से। आगे देखते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि शिव पार्वती से मैंने आपको बता दिया है, सूफियों का इसमें संदेह भाजित कर पाता है। यदि पद्मावतकार के दृष्टिकोण में कहीं भी सांप्रदायिकता पर मत प्रचार की भावना होती तो वह अपने धर्मभ्राता अलाउद्दीन को शैतान प्रतिनिधित्व नहीं बनाते। आपने पद्मावत पिक्चर भी देखी होगी, उसमें दिखाया गया था कि खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसमें शैतान का रूप उसको दिखाया गया था। तो ये तो पॉइंट्स हमें नहीं देखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। पद्मावत के विभिन्न पात्र जो हैं वे दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं।
दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। अब देखना है किस किसके कौन प्रतीक बना हुआ है। तो इस दृष्टि से ये क्या है, ये कहलाता है रूपक काव्य। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये रूपक काव्य कहलाता है। अब आगे हम चेक करते हैं कौन कौन से इसमें प्रतीक लिए गए हैं, किसको क्या प्रतीक बनाया गया है। तो इसमें जिसमें साधक का मन रतन सेन को बताया गया है, शरीर का सुख चित्तौड़ जहाँ का वो राजा था का त्याग करके गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान को ने इसमें पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जो रतन सेन था वह चित्तौड़ का राजा था और वह पद्मावती से मिलकर एक मोक्ष को प्राप्त करता है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के प्रतीकार्थों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ऐसा रूप देने की चेष्टा की कि इस रूपक में भारतीय निर्गुण साधना के स्थान पर सूफी साधना की व्यंजना हो सके। अब रतन सेन तो आपको पता चल गया कि मन का प्रतीक है, लेकिन शुक्ल जी ने इसे आत्मा का प्रतीक बनाया है। कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि की प्रतीक नहीं है, जबकि शुक्ल जी ने उसे बुद्धि अर्थात परमात्मा का प्रतीक भी बना दिया है। इसका परिणाम यह है कि रतन सेन पद्मावती अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद रूपक आगे नहीं बढ़ पाता। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तब इससे आगे वो कहानी नहीं बढ़ती है। तो आत्मा किसको बता दिया इन्होंने, रतन सेन को, और परमात्मा उनको बता दिया है पद्मावती को, तो दोनों का मिलन हो जाता है। आगे उन्होंने कहा है कि इसका समाधान ही खोजा कि रूपक पद्मावत के पूर्वार्ध पर लागू होता है, उत्तरार्ध पर नहीं। जायसी ने राघव चेतन और अलाउद्दीन को क्रमशः शैतान और माया का प्रतीक माना है। जो राघव चेतन है वह शैतान का प्रतीक, राघव चेतन माया का प्रतीक है, अलाउद्दीन शैतान का प्रतीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके निकल कर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कहानी ये कामायनी जैसी मिलती है। कामायनी में आप मनु को पढ़ते हैं, श्रद्धा को पढ़ते हैं, ईड़ा को पढ़ते हैं। अब रतन सेन है वो भी मन का प्रतीक है, मनु भी मन का प्रतीक है। अब एक जो है सेकंड ईयर में भी सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में अग्निसार है। अग्निसार भी मनु पर ही आधारित है, तो वहाँ पर भी जो मनु है वह मन का ही प्रतीक है, वहाँ पर भी मनु है। ठीक है, और यहाँ पर जो पद्मावती है श्रद्धा, ठीक है, यहाँ पर श्रद्धा है, हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा है। यहाँ पर पद्मावती हृदयवासिनी बुद्धि का प्रतीक है और यहाँ पर श्रद्धा जो है बुद्धि का प्रतीक है। नागमती जो है वह ईड़ा, कामायनी में ईड़ा है और पद्मावत में नागमती है। ये दुनिया धंधा या सांसारिक ओर ले जाने वाली बुद्धि है। यह तो आपको मुक्ति दिलाने वाली हैं श्रद्धा और पद्मावती। आपको मैंने भी बताया था कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है, रतन सेन को उन्होंने आत्मा का प्रतीक माना है, और मनु को यहाँ पर मन का प्रतीक माना है, श्रद्धा को बुद्धि का प्रतीक माना है। ठीक है, और जो नागमती है और ईड़ा है वह संसार की ओर आपको ले जाने वाली है। अब आते हैं राघव चेतन और अलाउद्दीन, ये आसुरी शक्तियाँ दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये सब आपको सारा पढ़ना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। जो आपका मानसरोधक खंड है, अब वो इसका सिर्फ एक पार्ट है। पद्मावत का जो मानसरोधक खंड आपके सिलेबस में है थर्ड यूनिट में, वह इसका एक पार्ट है। अब आपने पद्मावत को अच्छे से समझ लिया है। पद्मावत को पढ़ने के बाद अब आप मानसरोधक खंड आराम से कर पाएंगे। उसका भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो बीए फर्स्ट ईयर के आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम जल्दी ही आपके नज़दीक है, तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। बीए फर्स्ट ईयर की मुझे क्वेरी आ रही है कमेंट बॉक्स में कि मैडम जो मैंने तुलसीदास की व्याख्या कराई थी वो भी मैं जल्दी ही कराऊंगी। 2 व्याख्या आपकी उसमें रह गई हैं, पद्मावत कर लीजिए। पद्मावत की और वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ कर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ऐसे ही सेंड करते रहिए। देर सवेर जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे सारी आपको मिल जाएंगी वीडियो। तो जब तक क्वेरी नहीं आएगी तो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेरी आती जा रही हैं मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि मानसरोधक खंड की व्याख्या जब बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैडम पद्मावत है क्या, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने समझा दिया है। अब आप इसका मानसरोधक खंड आराम से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि जो पद्मावती है
वह एक सरोवर होता है मानसरोवर, उसमें वह नहाने जाती है, तो वहाँ का इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में हिंदी मिरर को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।